मेरा जहन भग से उड़ गया। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग इतने बाखबर होंगे। उन्होंने उस वक्त भी मेरी निगरानी जारी रखी थी जब मैं अपनी दानिस्त में उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। उनकी बाखबरी की इंतहा ये थी कि वो उस गुफ्तगू तक से वाकिफ थे जो मैंने फोन पर कैथी ब्राउन से की थी। कैथी ब्राउन तो उन लोगों की एजेंट होने से रही और टेलीफोन बूथ से आवाज बाहर जा नहीं सकती थी। यकीनन जनरल टेरिस का फोन टेप किया जा रहा था। ये कहना मुश्किल था कि ये काम टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए किया गया था या टेरिस महल का कोई शख्स उन लोगों से मिला हुआ था। कर्नल श्वालू बोला, अगर तुमने कैथी को अपनी आमद से बाखबर कर दिया होता तब भी तुम्हारी बचत की कोई सूरत निकल आती, लेकिन तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची है। तुमने सोचा कि तुम तन्हा ही मुझ पर काबू पालोगे। कम से कम इतना ही सोच लेते कि मैं यहाँ तन्हा नहीं हूँ। मेरे साथ और भी कई लोग थे जिनसे तुम नावाकिफ थे। श्वालू का अंदाज मुस्तकिल मजे का ना था और मुझे उसके मुकाबिल बेबसी ही जाहिर करनी थी, वरना वो हरगिज न खुलता। उससे मालूमात हासिल करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता था। मैंने बेचारगी से कहा, वाकई मुझसे जबरदस्त किस्म की गलतियां हुई हैं मिस्टर श्वालू। मुझे अंदाजा होता कि रेंडल इस कदर ज़हीन है तो मैं मोहतात रहता। श्वालू ने कहा, तुम्हारे रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि तुम हर इम्कान को मद्देनजर रखते हो। मोशे हावर्ड का कहना है कि तुमसे गलती तो हो सकती है लेकिन वो तुमसे किसी गलती की तवक्को नहीं रखते। मैंने कहा, मालूम नहीं लोग मुझसे क्यों इस कदर तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। इस एक मामले में ही देख लो, मुझसे कितनी बहुत सी गलतियां सरजद हुई हैं। वो बोला, तुम दूसरों को बेवकूफ बनाने के खप्त में मुब्तला हो। तुमने सिर्फ एक गलती की है और वो है मोशे हावर्ड को कमतर समझने की गलती। तुम्हें उनके बारे में सही मालूमात मिल जाती तो तुम इतनी आसानी से हमारे काबू में नहीं आ सकते थे। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो श्वालू, मुझे वाकई रेंडल के बारे में अंदाजा नहीं था। मैं समझ रहा था कि उसकी जहनी सतह भी आम मुजरिमों की तरह होगी। श्वालू ने तमस्खरा आमेज लहजे में कहा, आम मुजरिमों की तरह? तुम मोशे हावर्ड के लिए मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो जबकि वो एक आला दर्जे के आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा, मुमकिन है वो इससे भी बड़े आर्टिस्ट हों जितना तुम उन्हें करार दे रहे हो, लेकिन मेरी नज़र में उसकी हैसियत एक मुजरिम से ज़्यादा नहीं है। वो एक बैनुल अक़वामी मुजरिम है। श्वालू बोला, इस मकाम पर मैं तुम्हारा और मोशे हावर्ड का मुआवजा करूं तो वो तुमसे कहीं बड़े आदमी साबित होंगे। तुम उन्हें मुजरिम करार दे रहे हो मगर उनकी सख्त हिदायत हैं कि तुम्हें या तुम्हारे किसी साथी को जर्रा बराबर भी नुकसान न पहुंचने पाए। मैंने कहा, अगर रेंडल ने इस किस्म की हिदायत जारी की हैं तो इसमें भी उसका कोई मफाद पोशीदा होगा। इस मुआवजे के जरिए तुम मुझ पर उसकी बड़ाई साबित नहीं कर सकते। श्वालू ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अगर मोशे हावर्ड को गालियां देने लगो तब भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हमें इस चीज की खुसूसी तरबियत दी गई है। मैंने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं हर हाल में सच बोलता हूँ। तुम्हें गुस्सा दिलाना हरगिज मेरा मकसद नहीं था। तहजीब और बड पर झुके हुए दोनों अफराद अलहदा हट गए। उनके हटने पर मैंने देखा कि उन्होंने तहजीब और बड के साथ क्या कारस्तानी की है। वो दोनों अब बिल्कुल स्याह फाम नजर आ रहे थे। उन लोगों के पास कोई ऐसा सयाल था जो जिल्द की रंगत तब्दील करके स्याह कर देता था। जिल्द की रंगत तब्दील कर देने वाला ये सयाल मेकअप के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन दोनों में से एक ने, जो तहजीब और बड पर झुके हुए थे, कहा, अब हमारे लिए क्या हुक्म है जनाब? श्वालू ने कहा, अब इसकी रंगत भी तब्दील कर दो ताकि हम अगले मरहले पर अमल शुरू कर सकें। जिस शख्स ने सवाल किया था वो बड़ी न्याजमंदी से सर को खम करके मेरे नजदीक चला आया। मुझे मालूम नहीं था कि तहजीब और बड पर क्या गुजरी है। मैं तो अब तक यही समझता रहा था कि वो दोनों बेहोश हैं, लेकिन जब मैंने तहजीब की आवाज सुनी तो मालूम हुआ कि वो भी मेरी तरह आसाब ज़दगी का शिकार हुए हैं। तहजीब बोली, अब तुम्हें अंदाजा हुआ अली कि मैं मोहतात रहने पर इतना इसरार क्यों कर रही थी। मैंने कहा, दरअसल बाज बातें ठोकर खाए बगैर समझ में आती ही नहीं हैं। बहरहाल अब मुझे अंदाजा हो गया है कि मुकाबले पर कितना जीरक और ज़हीन मुजरिम है। श्वालू ने कहकहा लगाया, बोला, अब अंदाजा होने का क्या फायदा, इसलिए कि जो हमारे चुंगल में एक बार फंस जाए वो बचकर निकल नहीं सकता। मैंने कहा, मुमकिन है कभी कोई बचकर निकलने में कामयाब हो ही जाए। इतने यकीन के साथ कोई दावा मत करो। श्वालू बोला, मोशे हावर्ड साइंटिफिक उसूलों के तहत काम करते हैं, इसलिए अगर तुमने इस किस्म की कोई तवक्को वाबस्ता कर भी रखी है तो उसे हरफे गलत की तरह मिटा दो। तभी बड की आवाज आई, मेरा मशवरा भी यही है। मोशे हावर्ड बड़े मुखलिस आदमी मालूम होते हैं। मुझे स्याह फाम बना दिया ताकि स्याह फाम लड़कियों से इश्क करने में कोई दिक्कत ना हो। श्वालू ने कहा, स्याह फाम लड़कियों से इश्क करने की क्या जरूरत है? हम तुम्हें हसीन तरीन लड़कियों की एक पूरी खेप फराहम कर सकते हैं, वो तुमसे इश्क भी करेंगी। बर्ड ने कहा, सफेद फाम लड़कियों से मेरा दिल भर चुका है मिस्टर श्वालू, बिल्कुल फीका शलगम मालूम होती हैं। श्वालू बोला, कोई बात नहीं मिस्टर बर्ड, स्याह फाम लड़कियों का बंदोबस्त करना भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। बर्ड ने गुस्सीले लहजे में कहा,
मैं किराए की लड़कियों से इश्क करना अपनी तौहीन समझता हूँ मिस्टर। मैं आज़ाद आदमी हूँ और आज़ाद लोगों को ही पसंद करता हूँ। श्वालू ने कहा, तो फिर स्याह फामों का तसव्वुर भी जहन से निकाल दो। ये लोग सदियों से गुलाम चले आ रहे हैं। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ा। उसके इस जुमले से साबित हो गया था कि वो स्याह फाम नहीं है। बर्ड ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है मिस्टर श्वालू के तुम कुछ आज़ाद सफ़ेद फाम लड़कियों को मेरे लिए स्याह फाम बना दो? मुझे उसकी बात पर बेसाख्ता हंसी आई, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से जब्त किया। श्वालू ने बड़ी संजीदगी से कहा, क्यों नहीं हो सकता मिस्टर बर्ड, हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। बर्ड ने कहा, क्या ख्याल रखते हो? मफलूज करके तो डाल रखा है, ऐसे में आदमी क्या खाक इश्क करेगा? श्वालू बोला, बिल्कुल बेफिक्र रहो मिस्टर बर्ड, तुम लोगों की ये कैफियत आर्जी है। बहुत जल्द तुम लोगों का कोई मुनासिब बंदोबस्त हो जाएगा और तुम पहले की तरह अपनी मर्जी से जो चाहोगे कर सकोगे। बर्ड ने कहा, मैं तो समझा था कि हम तुम्हारे चुंगल में फंस गए हैं, तो अब तुम हमें जिंदा नहीं छोड़ोगे। श्वालू ने कहा, हम किसी को रियायत देने की बात करते हैं तो वाकई रियायत देते हैं, रहम दिली का प्रोपेगेंडा नहीं करते। हम कश्त खून के खिलाफ हैं और हमारी ये पॉलिसी हमारे अमल में भी नजर आएगी। इस वक्त तुम लोग हमारी कैद में हो। क्या हम तुमसे अदनान अब्बासी का इंतकाम नहीं ले सकते? लेकिन देख लो, अब तक तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। मैंने कहा, महज 15 मिनट के सलूक की बुनियाद पर क्या फैसला किया जा सकता है? श्वालू ने हंसकर कहा, असल मुजरिम तो तुम ही हो, लेकिन मैं मोशे हार्वर्ड की तरफ से तुम्हें ये यकीन दहानी करवा रहा हूँ कि तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। बर्ड ने कहा, तुम लोग तो बहुत अच्छे मालूम होते हो, हमारी मालूमात के बिल्कुल बरक्स। श्वालू ने कहा लगाया, बोला, सिर्फ मालूम होते हैं, अच्छे हैं नहीं? बर्ड ने तारीफी अंदाज में कहा, बहुत अच्छे मिस्टर श्वालू। मैंने कहा, अक्सर लोग उससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं जैसे दिखाई देते हैं, लिहाजा अगर तुम लोग अच्छे मालूम होते हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम दर हकीकत अच्छे ही हो। श्वालू ने कहा, हम तुम्हारी नस नस से वाकिफ हैं अली, तुम अपनी बातों से हरीफ को गुस्सा दिलाते हो, गुस्से से अक्ल सल्ब हो जाती है और तुम अपने हरीफ पर काबू पा लेते हो। तुम्हारा ये हरबा हम पर कारगर नहीं होगा। मैं बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं हर हाल में साफ गोई का आदी हूँ। अगर तुम्हें मेरी साफ गोई बुरी लग रही है तो मुझे अफसोस है। श्वालू ने कहा, हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या हैं, हम पर तुम्हारा कोई हरबा भी कारगर नहीं होगा। इतनी देर में मुझे भी स्याह फाम बना दिया गया था। फिर श्वालू के इशारे पर हम लोगों के इंजेक्शन लगाए गए। मफलूज तो हम पहले ही थे, इंजेक्शन के असर से बेहोश हो गए। मैं होश में आया तो एक जजीरे पर था, सुबह होने वाली थी। तहजीब और बर्ड मेरे साथ ही खुले आसमान तले समंदर के किनारे रेतीली जमीन पर पड़े थे। अब हम स्याह फाम नहीं रहे थे। मैं तेजी से उठ बैठा। फजा में अच्छी खासी खुनकी फैली हुई थी और उफक पर फैली हुई सुर्खी सूरज की आमद की इत्तला दे रही थी। समंदर हमसे फासले पर था, मगर लहरों का शोर हम तक पहुंच रहा था। अकब में दरख्तों और बेतरतीब झाड़ियों के झुंड नजर आ रहे थे और समंदर के ऊपर आसमान पर परिंदों के गोल शिकार की तलाश में गोता लगाने को बेचैन थे। मैं उठकर खड़ा हो गया। मालूम नहीं हम किस मकाम पर थे। समंदर की सतह पर ताहद निगाह कोई मुतहर्रिक शय दिखाई नहीं देती थी, गोया हम उस जजीरे पर कैदी थे। मुझे यकीन था कि ये जजीरा आम सरहदी रास्ते से हटकर होगा और हमारे हरीफों ने इसे अपनी आमाजगाह बना रखा होगा, वरना हमें यहाँ लाकर हरगिज न फेंका जाता। तहजीब और बर्ड यक के बाद दीगरे होश में आए और दोनों ने मुझसे एक ही सवाल किया, हम कहाँ हैं? मैंने कहा, मैं भी अभी अभी होश में आया हूँ। मुझे यकीन है कि ये कोई गैर आबाद जजीरा है जिस पर किसी हुकूमत का दावा नहीं होगा। बर्ड ने कहा, क्या जरूरी है कि ये कोई जजीरा ही हो? मैंने कहा, होना तो जजीरा ही चाहिए, अगर ना हुआ तो मुझे हैरत होगी। हम उनके कैदी थे और उन्होंने ये सब कुछ तफरीहन नहीं किया होगा। सिर्फ जजीरा ही एक ऐसी जगह होती है जहां से फरार नहीं हुआ जा सकता। बट ने कहा, मुझे तुमसे इख्तिलाफ है चीफ। श्वालो उन्हीं लोगों का आदमी था, मगर किसी कदर शरीफ था। तुमने देखा नहीं कि उसने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। मुझे यकीन है कि उसने अपना वादा पूरा करते हुए हमें रिहा कर दिया है। मैंने हैरत से कहा, कौन सा वादा बर्ड? तुम दोनों के दरमियान वादे वईद कब हो गए? वो बोला, उसने एयरपोर्ट पर मुझसे कहा नहीं था कि तुम लोगों की ये कैफियत आर्जी है, बहुत जल्द तुम पहले की तरह अपनी मर्जी से जो चाहोगे कर सकोगे। मैंने कहा, तुम इतने सीधे कब से हो गए बर्ड? श्वालो की बात पर तुमने इतनी आसानी से यकीन कर लिया। बर्ड ने कहा, आसानी से तो खैर यकीन नहीं किया चीफ। उसका रवैया इस बात का गवाह था कि उसने हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। क्यों मैडम? तहजीब बोली, मैंने तो अली से पहले ही कहा था कि रैंडल खतरनाक आदमी है, उसे छेड़ना ठीक नहीं होगा। मगर वो अली ही क्या जिसने किसी की सुन ली हो? जब श्वालो इतना खतरनाक है तो खुद रैंडल का क्या आलम होगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, साबित हुआ कि मेरे लिए खामोशी और गुमनामी से ही सरगर्म अमल रहना बेहतर था। न तुम लोग मुझे तलाश करते हुए मुझ तक पहुंचते और न हम इस हाल को पहुंचते।
तहजीब ने कहा, रैंडल से उलझने वाली हरकत के तन्हा जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तो तुम्हें हर तरह से खबरदार कर दिया था, मगर तुम किसी की सुनते ही कब हो। उसके लहजे में शिकायत थी। मैंने संजीदगी से कहा, ये महज तुम्हारी गलत फहमी है तहजीब। मैं रैंडल से उलझता या न उलझता, ये नौबत जरूर आती। वो बोली, मैं ऐसा नहीं समझती। अगर तुम अदनान अब्बासी से उसे फोन न कराते तो उसे कैसे मालूम होता कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा, उस टेलीफोन से कोई फर्क नहीं पड़ा तहजीब। ये तो उसे पहले से मालूम था कि मैं जिंदा हूँ और मैं इराक में हूँ। वो बोली, मगर उसे यकीन नहीं था। अगर तुम वो फोन न कराते तो वो इसी उलझन में रहता कि मुमकिन है तुम इराक से निकल गए हो। मैंने कहा, तुमने एक फैसला कर लिया है, इसलिए दूसरे रुख को नहीं देख रही। सवाल ये पैदा होता है कि गोइटे हिल के एयरपोर्ट पर ही हम पर क्यों मुसीबत नाजिल हुई। क्या हमने उसे ये भी बता दिया था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तहजीब चौंक पड़ी, बोली, ओह, ये बात काबिल गौर है। आखिर जनरल टेरेस खुद क्यों नहीं आया। निगरोमा ने उसे फोन तो कर दिया होगा। मैंने कहा, अब तुमने दुरुस्त लाइनों पर सोचना शुरू किया है। मैंने मालूम कर लिया था कैथी ब्राउन हमारी गोइटे हिल आमद से लाइल्म थी। तहजीब ने हैरान होकर कहा, तुम तो हमारे साथ थे, तुमने कैथी ब्राउन से किस तरह मालूमात हासिल की। मैंने कहा, मैं VIP लाउंज से निकलकर उसे फोन करने ही तो गया था। मुझे श्वालू पर शुबा हो गया था। तहजीब ने कहा, मेरे ख्याल में तो तुम्हें यकीन हो गया था। तुमने यादगार आज़ादी के बारे में जो बात कही थी। मैंने कहा, हाँ, उससे सिर्फ ये तस्दीक हुई थी कि श्वालू गड़बड़ आदमी है। उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से कबल मैं ये मालूम करना चाहता था कि कहीं जनरल टेरेस या कैथी ब्राउन को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच गया। फोन करने से यह अंदाजा हो गया कि वो दोनों खैरियत से हैं और उन्हें हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं। बर्ड ने कहा, जब उन्हें ही कुछ मालूम नहीं था तो फिर उन लोगों को हमारे बारे में किस तरह इल्म हो गया। मैंने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है, निगरोमा ने हमारी हिदायत के मुताबिक जनरल टेरिस को फोन किया होगा जो उसके सेक्रेटरी ने अटेंड किया होगा, और ये इत्तला वहीं से इन लोगों तक पहुंची है। बर्ड ने हैरत से कहा, क्या उन लोगों की रसाई टेरिस महल के अंदर तक है चीफ? इस तरह तो जनरल टेरिस को भी खतरा लाहक है। मैंने कहा, नहीं, जनरल टेरिस को कोई खतरा नहीं है। रैंडल जैसे लोगों की रसाई हर जगह तक हो सकती है, मगर वो खामखा की उलझनों में पड़ने से गुरेज ही करते हैं। उसका उल्लू सीधा हो गया, लिहाजा अब टेरिस महल में उसका कोई आदमी नहीं मिलेगा। तहजीब मुस्कुराई, बोली, और ये मेरी बात का जवाब भी है। तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम रैंडल को अदनान से फोन न कराते तभी उस तक तुम्हारी गोइटे हिल आमद की इत्तला पहुंच जाती। मैंने कहा, बिल्कुल यही बात है। चूंकि रैंडल को मेरी तलाश थी, इसलिए उसने हर ऐसी जगह अपने आदमी पहुंचा दिए होंगे जहां मेरी आमद का जरा सा भी इम्कान हो। बिलफर्ज में अचानक जनरल टेरिस के पास पहुंच जाता तब भी उस तक इत्तला जरूर पहुंचती। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उसने जनरल टेरिस के मुलाजिमीन को खरीद लिया होगा या नहीं। उन्हें अगवा करा के अपने आदमी असल आदमियों की जगह पहुंचवा दिए होंगे, लेकिन ये तय है कि अब वहां उसका कोई आदमी नहीं होगा। तहजीब ने कहा, लेकिन तुमने देखा कि वो और उसके आदमी किस कदर बरकरफ्तार हैं। कितने कम वक्त में उन्होंने तमाम इंतजामात कर लिए। मैंने कहा, वो बहुत पहले से मेरी ताक में था और उसने इस किस्म के इंतजामात कर रखे होंगे कि मेरे बारे में कोई इत्तला मिलते ही फौरन मेरे खिलाफ हरकत में आ सके। बर्ड ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नाश्ते वगैरह की फिक्र करो चीफ, बड़े जोर की भूख लग रही है। तहजीब ने चौंक कर कहा, वाकई हम लोग फजूल किस्म की बातों में उलझ गए। जरा घूम फिर कर देखें तो सही कि यहाँ से निकलने की भी कोई सूरत है या नहीं। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि ये कोई जजीरा ही है। उसके बावजूद तुम लोगों के इसरार पर मैं यहाँ का जायजा लेने को तैयार हूँ। वैसे भी ये जरूरी है, मालूम नहीं हमें किस किस्म के हालात से दो चार होना पड़े। तहजीब ने कहा, तो यूं करते हैं कि साहिल के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। मुमकिन है इस तरह हम किसी ऐसे मकाम तक पहुंच जाएं जहां से फरार हुआ जा सके। मैंने हंसकर कहा, फरार? फिलहाल तो फरार का तसव्वुर भी जहन से निकाल दो। जिस मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग हमारे खिलाफ सरगर्म अमल हुए हैं, उसके पेश नज़र इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि इन्होंने कहीं कोई सुकुम छोड़ा होगा। तहजीब बोली, फर्ज करो कि ये कोई जजीरा ही है, तब भी ये जरूरी है कि हम इसके तूलो अर्ज से आशना हों, ताकि अगर कोई मौका मिले तो हम उससे फायदा उठाने की पोजीशन में हों। मैंने कहा, इस बात से तो मैंने पहले ही इत्तेफाक किया था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल में बेहतर सूरत यह है कि हम साहिल के मुखालिफ समत में चलें। हमारी बातें सुनकर बड भिन्ना गया। बोला, मैंने कहा था भूख लग रही है और तुम लोगों को इस जगह के महल वकू की फिक्र पड़ गई है। मैं कहता हूँ कि पहले पेट की आग बुझाने की फिक्र करो। मैंने कहा, उस तरफ कुछ दरख्त नजर आ रहे हैं बर्ड, हमें उन्हीं के दरमियान से गुजरना है। मुमकिन है कोई फलदार दरख्त मिल जाए तो तुम्हारा मसला हल हो जाए, वरना दरख्त के पत्ते चबाकर गुजारा करना पड़ेगा। अचानक तहजीब ने सनसनीखेज लहजे में कहा, अली, तुम्हारी कलाई पर घड़ी मौजूद है, जरा देखो तो सही। तहजीब की नजरें अपनी घड़ी पर जमी हुई थीं। मैंने मज़ाहिया लहजे में कहा, किसी को वक्त दे रखा है क्या, या तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है? खैर, वक्त मिला लो,
5:42 हुए हैं। तहजीब ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। बोली, मेरी घड़ी में कोई गड़बड़ नहीं है अली, वक्त बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ऐसा मालूम होता है कि तारीख में कुछ गड़बड़ हो गई है। तहजीब के कहने पर मैंने तारीख देखी तो मैं भी चौंक पड़ा। घड़ी के मुताबिक 15 तारीख थी, जबकि हम 11 तारीख की सुबह गोइटे हिल एयरपोर्ट पर उतरे थे। तो क्या हम 4 रोज तक बेहोश रहे थे? तहजीब ने मुझे टोका। बोली, क्या सोचने लगे अली, मेरी घड़ी के मुताबिक तो आज 15 तारीख है, क्या तुम्हारी घड़ी? मैंने एक तवील सांस ली, कहा, हाँ तहजीब, इधर भी यही सूरत हाल है। अगर तुम तवज्जो न दिलाती तो मालूम नहीं मैं कब तक इस चीज पर तवज्जो न देता। बर्ड उछल पड़ा। बोला, तभी तो मैं सोच रहा था कि मुझे इतनी जोरदार भूख क्यों लग रही है। गजब खुदा का, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। मैंने कहा, हम भी तो तुम्हारे साथ हैं बर्ड, अगर तुम 4 रोज से भूखे हो तो हमने भी 4 रोज से कुछ नहीं खाया। बर्ड ने कहा, तुम्हारा और मैडम का क्या है, तुम लोग तो बातों से भी पेट भर लेते हो, मुसीबत तो बेचारे बर्ड की आती है। हर बार तुम लोगों की मोहब्बत में मारा जाता है और फिर भी उसकी कदर नहीं होती। तहजीब ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, आखिर हम किस जगह हैं अली? इस जगह का फासला गोइटे हिल से बहुत ज्यादा मालूम होता है। जरा सोचो तो सही, हमें यहाँ पहुँचाने में उन्हें 4 दिन लग गए। मैंने तहजीब को बड़ी गौर से देखा। कहा, तुमने गौर करने के लिए मुझे एक नया जाविया दे दिया है तहजीब, वाकई इस चीज पर गौर करना पड़ेगा। बर्ड बिलबिलाया। बोला, अरे तुम लोग क्यों मेरा बेड़ा गर्क करने पर तुल गए हो? तुम इस मकाम पर रिसर्च करते रहो और बर्ड अल्लाह को प्यारा हो जाए। मैंने तहजीब से कहा, चलो अब यहाँ से उठ ही चलो, वरना ये बेचारा कहीं वाकई अल्लाह को प्यारा ना हो जाए। बातें तो रास्ते में भी होती रहेंगी। सूरज तुलू हो चुका था। हम उस समत में बढ़े जिधर दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे। दरख्त तो खैर साहिल के साथ साथ भी नजर आ रहे थे, मगर वो सब नारियल के दरख्त थे जो किसी तरह तोड़ लिए जाते तब भी हमारे लिए बेकार ही होते, इसलिए कि नारियल को तोड़ने के लिए खास से मजबूत औजार की जरूरत पड़ती है। अचानक मैंने तहजीब से कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी घड़ियों में तारीखें आगे कर दी गई हैं। तहजीब बोली, ये नतीजा तुमने कैसे अखज कर लिया अली? ऐसी अद्वियात की कमी नहीं है जिनके इस्तेमाल से कुछ न खाने पीने के बावजूद किसी किस्म की कमजोरी महसूस नहीं होती। मैंने कहा, मगर ऐसी अद्वियात नहीं हैं जिनके जरिए जिस्म की अकड़न पर काबू पाया जा सके। किसी अच्छे खासे आदमी को अगर 4 रोज तक बेहोश रखा जाए तो क्या उसका जिस्म अकड़ नहीं जाएगा? तहजीब ने कुछ सोचते हुए कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, वाकई अगर हम हरकत करना बंद कर दें तो जिस्म अकड़ने लगता है और जिस्म में दुखन शुरू हो जाती है। मगर ये समझ में नहीं आया कि घड़ियों में तारीखें तब्दील करने से उनका क्या मकसद हो सकता है। मैंने कहा, एक मकसद तो ये है कि हम इस मकाम के बारे में कोई अंदाजा न लगा पाएं। मेरा अंदाजा है कि हम 24 घंटे से ज्यादा बेहोश नहीं रहे, यानी हम जहां भी हैं वो जगह गोइटे हिल से बहुत ज्यादा फासले पर नहीं है। दूसरी बात ये जाहिर होती है कि यहाँ हम किसी तरह तारीख मालूम नहीं कर सकेंगे। तहजीब ने कहा, ऐसी जगह तो कोई जजीरा ही हो सकता है, और जजीरा भी ऐसा जो या तो गैर आबाद हो या फिर मुकम्मल तौर पर उन लोगों के तसल्लुत में हो। मैंने कहा, तुम्हारी दूसरी बात ज्यादा करीने कयास है। हमें किसी गैर आबाद जगह पर फेंकवाने का उन्हें क्या फायदा हो सकता है? ये जजीरा गैर आबाद होगा जिस पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया होगा। तहजीब ने दोनों अतराफ उगे हुए दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम देख रहे हो अली, ये दरख्त कितनी तरतीब से उगे हुए हैं। दरमियान में चलने के लिए 10-12 फुट का फासला छोड़ दिया गया है। मैंने कहा, मैं तो पहले ही इस बात पर मुसिर हूँ कि इस जजीरे पर हमारे मुखालिफिन का कब्जा है, और जाहिर है कि ये शजरकारी भी उन्हीं की मरहून मिन्नत होगी। बर्ड ने अचानक रुकते हुए कहा, ओह चीफ, जरा देखो तो सही वो क्या है। और मैं उस तरफ देखने लगा जिधर उसने इशारा किया था। दरख्तों के दरमियान पगडंडी पर बहुत दूर धूल उड़ती नजर आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई जानवर दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा हो। मैं और तहजीब भी रुक गए थे। ज्यादा फासले और उड़ती हुई धूल के सबब कोई फैसला करना मुश्किल था। फासला जरा कम हुआ तो हमने देखा कि वो एक स्याह फाम आदमी था जिसके ऊपरी धड़ पर चीते की खाल थी और निचले हिस्से पर सिर्फ एक लंगोटी। तहजीब ने कहा, अल्लाह रहम करे, मुसीबत नाजिल होने में देर नहीं लगी।